नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज यही है कि चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि एलएसी पर पिछले कई दिन से आमने सामने खड़ी दोनों फौज धीरे धीरे पीछे हटेंगी। सीमा पर फौज की टुकड़ियां पीछे की जाएंगी। अखबार में लिखा गया है कि कमांडर लेवल बातचीत में शांति बहाल करने पर सहमति बन गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने के फैसले का अमेरिका ने समर्थन किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि टिकटॉक समेत चीनी ऐप्स पर बैन लगाने से भारत की सुरक्षा बढ़ जाएगी। पॉम्पियो ने कहा कि ये ऐप्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करने में पिछलग्गू बनकर काम कर रही थी। बता दें आपको कि भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एलएसी पर चीन से तनाव और जारी बातचीत के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे। वो कल लद्दाख दौरे पर जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी लद्दाख जाएंगे। सीमा पर रक्षा मंत्री सैनिकों और कमांडरों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। ऐसी खबर भी है कि वो घायल सैनिकों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से फोन पर बात करेंगे। इमरान खान ने अपनी ही पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में अलग थलग पड़े ओली के समर्थन में उतरने का फैसला किया है। भारत विरोधी ओली के समर्थन में इमरान की आज दोपहर 12:30 बजे उनसे बातचीत का वक्त तय हुआ है। चीन समर्थित ओली के मददगार बन रहे इमरान की इस कोशिश को भारत को घेरने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, इसे आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा इसी फिराक में रहता है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यार देखिए, वैसे तो इस फोन कॉल की वजह ये बताई जा रही है कि कुशल क्षेम और स्वास्थ्य के बारे में पूछना है इमरान खान को प्रधानमंत्री ओली के, और प्रधानमंत्री ओली थोड़ी तबीयत कल नासाज हो गई थी। लेकिन असली मकसद हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ओली दरअसल चीन समर्थित हैं और उन्होंने भारत विरोधी रुख अख्तियार कर दिया है, और भारत विरोधी रुख अख्तियार करने वाले हर उस नेता के समर्थन में पाकिस्तान उतरेगा, ये अपने आप में स्पष्ट है। और पहले इस पूर्व में इस तरह की किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट प्रधानमंत्री ओली और इमरान खान के बीच नहीं था। लेकिन देखिए कि अभी एक नया एलाई खोजने की कोशिश में केपी ओली के रूप में पाकिस्तान सक्रिय है, और हम मानकर चल सकते हैं ये चीन की ही साजिश हो सकती है, जो कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल को मिलाकर के भारत के खिलाफ एक फ्रंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जी, मतलब संजीव, इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि एक तरफ तो चीन और वहां से जो उसका मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स ये बात कोट करता है कि जो सैनिक टुकड़ियां हैं वो पीछे की जाएंगी, हमारी पूरी सहमति बन गई है। तो ऑन टेबल्स वो सहमति बनाने की कोशिश दिखा रहा है कि वो कर रहा है, और हर तरह से भारत को घेरने की कोशिश उसकी है, चाहे वो नेपाल के जरिए हो या फिर पाकिस्तान के जरिए। देखिए, 3 कमांडर लेवल की बातचीत हुई है साक्षी। 6 जून को हुई थी, 22 जून को हुई थी और फिर 1 जुलाई को हुई थी। लेकिन अगर आप तीनों के नतीजे देखें, हासिल देखें, तो आप पाएंगी कि डिसएंगेजमेंट या ट्रुप विड्रॉल जो है वो नाम मात्र का हुआ है। सेनाएं पीछे हटी हो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। तो बार बार ऐसा अब लग रहा है रणनीतिकारों को कि दरअसल बातचीत का इस्तेमाल भी करता है चीन समय खरीदने के लिए, और जब उसे समय मिलता है तो उस बातचीत के दौरान वो कंसोलिडेशन अपने आप को और ज्यादा पुख्ता कर लेता है बॉर्डर पर। तो जाहिर है कि इन बातचीत का हासिल तभी दिखेगा जब धीरे धीरे सेनाएं पूरी तरह से हट जाए और पहले वाली स्थिति हो जाए, जो अभी इस वक्त दिखाई नहीं पड़ती है। जी संजीव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
और अगली बड़ी खबर, 3 महीने से ज्यादा के इंतजार के बाद आखिरकार आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट के नए मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक करीब 24 से 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसमें शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज भोपाल पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे से वो कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 22 विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। और विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। विपिन, क्या खबर मिल पा रही है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि खबर ये क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो खेमे वाले हैं वो कितने लोगों को, विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है? बात का हम जिक्र पहले से ही कर रहे थे कि पिछले 3 दिनों से जो मंथन चल रहा था, आखिरकार उस बात पर अब 11 बजे के आसपास ये शपथ लेने का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन जिस सूची को तैयार किया गया था उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो समर्थक हैं उनमें करीब 9 जो पूर्व विधायक हैं वो इसमें शपथ ले सकते हैं, वो नए मंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। साथ में जो जिन 22 विधायकों की बात कर रहा हूं उनमें 3 ऐसे विधायक भी थे जो कि कांग्रेस समर्थक थे, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आकर इस्तीफा दे चुके थे उस दौर में, तो उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, जिसमें एमएल सिंह कसाना ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। ये जो नाम है उनमें करीब जिस तरह से बात की गई थी कि जब ये पूरा गठबंधन कहा जा सकता है कि सिंधिया समर्थक जब पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना शुरू हुआ था, तब इस बात पर भी रजामंदी हुई थी कि 11 जो सिंधिया समर्थक हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री थे, इसलिए आज से ये जो मंत्रिमंडल होगा मध्य प्रदेश में, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ताकतवर भूमिका में होंगे, क्योंकि उनके अगर 11 मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं, जिस तरह से 34 का जो आंकड़ा होता है कि मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें अगर 11 मंत्री होते हैं तो एक मजबूत तौर पर नेता के तौर पर सिंधिया यहाँ पर सरकार में मजबूती के साथ शामिल होंगे जी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस बात का जिक्र हम 2 दिन से कर रहे हैं उसमें नए चेहरे, जिस पर संगठन दिल्ली से लेकर हाईकमान संगठन इस बात का जिक्र कर रहा था कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, तो हो सकता है कि 11 बजे जब मंत्रिमंडल का गठन हो उसमें नए चेहरे भी शामिल होंगे। हालांकि पूर्व जो मंत्री हैं उनको तो शामिल किया जाएगा, लेकिन जो नए चेहरे 8 से 10 नए चेहरों का जिक्र हम कर रहे थे, वैसा ही अब मंत्रिमंडल का स्वरूप देखने को मिल सकता है। जी विपिन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अगली बड़ी खबर प्रियंका गांधी को लेकर सूत्रों के हवाले से है, वो जल्द ही यूपी शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका को कल दिल्ली के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रियंका यूपी की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय हैं और राज्य में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब लखनऊ में ही रहने का मन बना लिया है। यूपी में 2 साल बाद चुनाव हैं और राज्य में मुख्य विपक्ष की भूमिका को हासिल करने की कोशिश में लंबे वक्त से यूपी की सियासी जमीन पर मेहनत करती नजर आ रही हैं। प्रियंका के फैसले को यूपी की सियासत में कांग्रेस की पैठ बढ़ाने के नजरिए से देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या का बढ़ना जारी है। पिछले 24 घंटे में 2442 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि 61 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 89,802 पर पहुंच गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1,644 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,800 लोगों की जान जा चुकी है। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,442 केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 61 कोरोना मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है और इसीलिए अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे ये एक ऐसा फेज आएगा जब कोरोना मरीजों की आने वाली संख्या जो है वो कम होती हुई भी दिखाई देने लगे, क्योंकि जब से ये बीमारी ने पैर पसारा है हमारे देश के अंदर, तब से इसका आंकड़ा सिर्फ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, घटता हुआ कहीं पर नजर नहीं आ रहा। इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हमने किया, उसके बाद हमने अनलॉक किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति हमेशा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के अब तक 2,442 केस सामने आ चुके हैं। 61 कोरोना मरीजों की मौत की खबर पिछले सिर्फ 24 घंटे में ही सामने आई है, लेकिन मरीज भी ठीक हुए हैं, इसलिए ये आंकड़ा भी जान लीजिए। 1,644 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 89,802 हो चुकी है। इस वक्त पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, हमने ये देखा है शुरुआत से लेकर अब तक
भारत में ही नहीं, मतलब भारत में ही खास तौर पर और दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि जो संक्रमितों की संख्या है उसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमें कभी इसमें कभी भी ये देखने को नहीं मिल रहा कि थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आ गई है, कभी कम हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स? देखिए साक्षी, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब से अनलॉक हुआ तब से देखें तो आप लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद भी किया कि जब से अनलॉक हुआ तब से लापरवाही बढ़ती जा रही है, और लापरवाही बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि केसेस में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर लगातार सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है, और टेस्टिंग जब बढ़ रही है तो हमारे सामने जो है वो आंकड़े खुल के आ रहे हैं कि किस तरीके से लोग पॉजिटिव है। ये चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तो लगातार पॉजिटिव केसेस लगातार हम देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें तो 24 घंटे के अंदर में काफी डेथ रिपोर्ट भी हो रही है। महाराष्ट्र में जैसे 245 लोगों की डेथ हुई 24 घंटे में, दिल्ली में 62 लोगों की डेथ हो गई है। हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 60 लोगों की डेथ हो गई है। तो जिस तरीके से मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो डरावना है। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत माइल्ड होता है और हमें नहीं होगा, तो इससे डरने की जरूरत है। और डरने की इसलिए जरूरत है कि हो सकता है कि आपको माइल्ड सिम्टम हो, लेकिन आप अगर किसी और को दे देते हैं और उसकी इम्यूनिटी उसकी अगर अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो उसके लिए मौत का कारण बन जाए। तो इसका मतलब है कि डरने की जरूरत है, क्योंकि आप डरेंगे तभी आप थोड़े से सतर्क भी रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 5,537 मामले सामने आए, जबकि 198 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,80,298 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 8,053 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 93,154 लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने घर जा भी चुके हैं। और इंद्रजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, वहां से क्या खबर आपको मिल पा रही है? महाराष्ट्र ही एक है जो कि दिल्ली से आगे बना हुआ है लगातार। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में इसको लेकर आज से सख्ती भी बढ़ती गई है। जो मुंबई के आसपास के 3 महानगर पालिका क्षेत्र हैं वहाँ पे आज से लॉकडाउन लगाया गया है, और यहाँ पे आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं वही सिर्फ खुली रहेंगी, जैसे दूध, सब्जी यही मिलेगा। मेडिकल स्टोर खुला रहेगा, बाकी किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी आज से धारा 144 लगाई गई है। कहीं न कहीं प्रशासन इसको लेकर काफ़ी चिंतित है, और यही कारण है कि आज से लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाई जा रही है इसके आसपास के इलाकों में। अगर इंतजाम की बात करें तो इस समय अगर हॉस्पिटलों में बेड की कमी नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ी से लोग संक्रमित हो रहे हैं उतनी तेज़ी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं ठीक होने का जो आंकड़ा है वो 50% से ज़्यादा चला गया है। यही कारण है कि अब बेड की कमी नहीं है। अब सरकार का पूरा ध्यान ये है कि किस तरह से मोर्टेलिटी रेट जो है उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट भी महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा हाई है। जी इंद्रजीत, आप सरकार का इस पे पूरा ध्यान है। और बता दें हम कि एक तरफ देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, तो वहीं गोवा ने पर्यटकों के लिए अपना दरवाजा खोलने का फैसला किया है। आज से गोवा में 250 होटल खुल जाएंगे। हालांकि गोवा आने वाले पर्यटकों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। गोवा में अब तक 1,315 मामले सामने आ चुके हैं। और इंद्रजीत सिंह ही हमारे साथ लगातार बने हुए। इंद्रजीत, गोवा के बारे में क्या कहेंगे? गोवा में अब तक उस तरह से पैर नहीं पसारा था इस बीमारी ने, लेकिन जैसे इन्होंने दरवाजा खोल दिया है, डर ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर आज की बात करें तो गोवा में 72 नए मामले सामने आए हैं, और इस समय भी 700 के करीब जो पॉजिटिव केसेस गोवा में हैं। लेकिन गोवा सरकार की मजबूरी ये है कि गोवा सरकार के रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा साधन है वो टूरिज्म है, और इसको अगर बंद करती है गोवा सरकार तो गोवा सरकार के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं रहेंगे। यही कारण है कि आज से गोवा सरकार ने करीब 250 होटल को खोलने की परमिशन दी है, और जो आज से पर्यटकों के लिए खोला है वो देश के पर्यटकों के लिए, जो लोकल पर्यटक हैं उनके लिए खोला है। और 2 शर्तें उसके लिए रखी गई है। आपको एडवांस होटल बुकिंग करानी होगी, वो भी उन्हीं होटलों में बुकिंग करानी होगी जो टूरिज्म की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, उन होटलों में बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा कोरोना का टेस्ट कराना होगा। जब तक आप कोरोना नेगेटिव नहीं दिखाते हैं तब तक आप गोवा की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन मैं सब ये सोच रहा हूँ कि वो कौन लोग होंगे जो कि वहां जाएंगे। भले ही पर्यटन पे चलता है वो राज्य, लेकिन आखिर वो कौन लोग होंगे जो वहां जाएंगे? गॉड ब्लेस देम।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों को बैन किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3460 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट किए जाने के गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ 34 अलग अलग देशों के 34 नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट करने से पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।